पार्ट नंबर सेकंड है हमारा, चैप्टर नंबर 3 का। सो इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि परमाणु के बारे में इतिहास में क्या क्या कहा गया। महर्षि कर्नाड ने सबसे पहले संकल्पना दी कि भाई कोई भी पदार्थ हो वो अगर उसे हम तोड़ते जाएँ, विभाजित करते जाएँ, तो अंत में मुझे एक ऐसा सूक्ष्म कण मिलेगा। और उसी सूक्ष्म कण को उन्होंने कहा कि अब वो जो सूक्ष्म कण है उसे मैं अब और तोड़ नहीं सकता, यानी और मैं उसे और विभाजित नहीं कर सकता। और उसी सूक्ष्म कण को उन्होंने अविभाज्य कण कहा। बाद में जब डाल्टन आएंगे, ठीक है, फिर उन्होंने उस सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु नाम दिया और उन्होंने अपने सिद्धांत दिए, ठीक है। लेकिन ये उस समय जब अभी परमाणु के बारे में सही से किसी को पता नहीं है कि परमाणु दिखता कैसे है, उसका आकार क्या है, उसका द्रव्यमान क्या है, कि क्या परमाणु के अंदर भी कुछ है या नहीं है, कि कहीं परमाणु अंदर से खोखला है या क्या है, ठीक है। अभी कुछ पता नहीं है, बस डाल्टन ने सिर्फ अपने सिद्धांत दे दिया। और डाल्टन के ये सिद्धांत आगे जब हम चैप्टर नंबर 4 में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये डाल्टन के कुछ सिद्धांत तो गलत हो जाएंगे। जैसे कि परमाणु जो डाल्टन ने कहा था कि परमाणु अविभाज्य, यानी परमाणु विभाज्य नहीं हो सकता। लेकिन जब हम आगे जाएंगे तो देखेंगे कि परमाणु भी विभाजित हो जाते हैं, ठीक है। तो अब आगे थोड़ा पढ़ते हैं कि परमाणु के बारे में अब और कैसे हम चीज़ों को समझ सकते हैं या और क्या विचार कहा गया है। तो अगर परमाणु के बारे में अगर मैं एक सिंपल सी भाषा में समझना चाहूँ तो क्या कहा गया है कि अगर मुझे कोई इमारत बनानी है, ठीक है, अगर किसी भी इमारत की दीवार बनते आपने अगर देखी हो तो इन दीवारों से एक कमरा और कई कमरे समूह मिलकर एक इमारत बनाते हैं। सीधी सी बात है, एक के ऊपर एक कमरा बनाते जाएंगे, हमारी इमारत बनकर तैयार हो जाएगी। उस विशाल यानी जो उस बड़ी जो इमारत है उसकी रचनात्मक इकाई क्या है? रचनात्मक इकाई का मतलब होता है यानी कौन सी चीज़ ऐसी है जो मिलकर किसी चीज़ की रचना कर रही है। अगर मेरा यहाँ पर इमारत बन रहा है, बिल्डिंग बन रहा है, तो किस चीज़ से मिलकर बना है? आप बोलेंगे बिल्ड की कोई भी बिल्डिंग होती है वो कमरों से मिलकर बनी है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि कमरे किससे मिलकर बने तो आप बोलोगे सर दीवारों से मिलकर बने। अगर मैं बोलूँ कि दीवार किससे मिलकर बने तो आप बोलो कि रेती सीमेंट और ईंटों से मिलकर बने। अगर मैं बोलूँ कि ईंटें किससे मिलकर बने तो आप कहोगे सर ईंटें भी जो होते हैं वो रेती के छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं। अब देखो इमारत अगर यहाँ पर मैं ईंट को एक पदार्थ के स्वरूप में लूँ, यानी ठोस पदार्थ के स्वरूप में लूँ, तो उस ईंट किससे बना? छोटे से छोटे रेती के कणों से। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि उस ईंट जो कि ठोस पदार्थ है उसकी छोटी से छोटी रचनात्मक इकाई क्या है? यानी वो ईंट किस इकाई से मिलकर उसकी रचना हुई है उस ईंट की। तो आप क्या कहोगे कि वो जो ईंट है वो छोटे से छोटे रेती के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो मैं कह सकता हूँ ना कि वो रेती के छोटे से छोटे कण उस ईंट की रचनात्मक इकाई है। बिल्कुल सही समझा, ठीक है। तो यही होता है कि कोई भी चीज़ की रचनात्मक इकाई क्या है। तो ये अब इस बारे में जो सिद्धांत दिए गए, डाल्टन का सिद्धांत हो चाहे महर्षि कर्नाड का सिद्धांत हो, कि जितने भी चीज़ें हमारे आसपास दिख रही हैं, कोई भी चीज़ जो आप देख रहे हो या जिसे महसूस भी कर रहे हो, वो भी किसी न किसी चीज़ से तो मिलकर बनी हुई है, ठीक है। तो इसके बारे में अभी और डिटेल हम लोग जब जैसे जैसे चैप्टर हमारा बढ़ते जाएगा उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे चीज़ें और बाहर आती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग कह सकते हैं ना कि रेत का छोटे से छोटा कण क्या होगा? उस ईंट की रचनात्मक इकाई होगी। इस प्रकार सभी द्रव्य मतलब यहाँ पे पदार्थ की रचनात्मक इकाई को उन्होंने क्या कहा? हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी द्रव्य यानी किसी भी पदार्थ की रचनात्मक इकाई क्या होगी? परमाणु। जिस तरह से जो मेरी इमारत की दीवार है उसकी रचनात्मक इकाई क्या होगी? ईंट। और उस ईंट की रचनात्मक इकाई क्या होगी? वो रेती के छोटे छोटे कण। उसी तरह से जितने भी द्रव्य होते हैं हमारे, जितने भी द्रव्य हैं उसकी रचनात्मक इकाई क्या होगी? तो परमाणु होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि और मतलब अब ये परमाणु तो कह दें कि ठीक है द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु है, तो अब ये परमाणु होते कितने बड़े हैं, ठीक है। तो इसके बारे में जो कहा है कि परमाणु क्या है तो बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है। परमाणु क्या होते हैं? बहुत ही छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं उससे भी छोटे होते हैं, यानी लाखों परमाणु को जब एक के ऊपर एक चट्टे मतलब होता है एक के ऊपर, जैसे इमारत का होती है एक कमरे के ऊपर एक कमरा होता है ना, बिल्कुल इसी तरह से एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखे तो बड़ी कठिनाई से कागज़ की एक शीट जितनी मोटी परत बन रही है। आप सोचिए कि कितने लाखों परमाणु को मिलाने के बाद भी जो हम जो कागज़ यूज़ करते हैं, जो पेज होता है हमारा, तो उसकी जो थिकनेस होती है यानी उसकी जो मोटाई होती है, तब जाके उसकी थिकनेस के बराबर यानी उस कागज़ की मोटाई के बराबर लाखों परमाणु को मिलाएंगे तब जाके बनते हैं। तो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परमाणु कितने छोटे होते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं? तो परमाणु बहुत ही छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना सोच भी नहीं सकते उससे भी छोटे होते हैं, ठीक है। और लाखों परमाणु जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखे जाते हैं तो बड़ी कठिनाई से वो कागज़ की एक शीट जितनी मोटाई यानी उसकी परत बना पाते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि अच्छा इसके पहले मुझे एक चीज़ बतानी है आप लोगों को। अगर कोई आपसे पूछ ले कि बताओ भाई परमाणु को देखने के लिए कौन से माइक्रोस्कोप का उपयोग होता है,
परमाणु को देखने के लिए कौन से माइक्रोस्कोप का उपयोग होता है? तो आपको आंसर लिखना है STM। ठीक है, कौन से? तो STM। अब STM का मतलब क्या है? ठीक है, STM का मतलब क्या है? STM का मतलब होता है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। क्या होता है? स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। ठीक है, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप का उपयोग होता है। आगे चलते हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा इसमें कि जो भी परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो कितनी होती है? तो 10⁻⁹ मीटर, या जिसे हम लोग 1 नैनोमीटर भी कहते हैं। ठीक है, परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाएंगे तो 10⁻⁻, तो 1 नैनोमीटर के बराबर होगी, यानी 10⁻⁹ मीटर के बराबर। ठीक है, और इसको मैं 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर भी लिख सकता हूँ, या 1 मीटर। अब देखो यहाँ पे एक क्या है, 10⁻⁹ मीटर है ना। अगर मैं इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि 10⁻⁹ गुणे 1 मीटर बराबर जो मेरा ये वाला है 1 नैनोमीटर। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं ऐसे ही रखूँगा, इसको मैं इसके बटे में ले जाऊँगा। तो क्या यहाँ पर क्या बचेगा? सिर्फ 1 नैनोमीटर। 1 मीटर बराबर क्या आ जाएगा? अब क्योंकि ऊपर 1 नैनोमीटर है, नीचे मेरा 10⁻⁹ है, तो जब ये ऊपर जाता है तो ये जो घात माइनस में नहीं किस में बदल जाएगी? प्लस में। तो उत्तर क्या आ जाएगा? 10⁻⁹ नैनोमीटर, जो ये रहा। ठीक है, तो इसको इसी तरह से बदल के इसने लिखा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। और यहाँ पर एक बॉक्स बनाया, अगर हो सके तो इसे आप याद रखिए। कोई ज़रूरी नहीं एग्जाम में पूछना है, लेकिन मैं मेरे हिसाब से आपको इसे याद रखना ही चाहिए, क्योंकि इतना टफ भी नहीं होता है। ठीक है, तो अगर अब जो सबसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है कि किसी भी की कोई भी परमाणु है, यानी अब देखिए अलग अलग तत्व हैं तो उनका परमाणु भार अलग होगा, परमाणु क्रमांक अलग होगा। लेकिन अगर कोई एग्जाम में अगर आ जाए और 4 ऑप्शन दे दे कि बताओ भाई परमाणु के जो त्रिज्या होती है वो कितनी होती है, तो आपको आंसर लगाना है 10⁻⁻। कोई भी ऑप्शन दिया कुछ भी बोले, आपको आंसर यही टिक करना है कि परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻⁻, और 10⁻⁻ मीटर। ठीक है, आपको ये भी देखना है कि हाँ पीछे मीटर लगा कि नहीं मीटर लगा है, सेंटीमीटर लगा कि नहीं लगा है, तो आपको वो भी ध्यान देखना है कि परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, तो 10⁻⁻10 मीटर। और यही हमारे हाइड्रोजन के परमाणु की भी त्रिज्या होती है। जल के अणु की कितनी होती है, यानी H2O की 10⁻⁹। हीमोग्लोबिन जो हमारे रक्त में होता है जिसके कारण हमारा खून का रंग लाल होता है 10⁻8 होती है। रेत के कण का होता है 10⁻4, चींटी का होता है 10⁻3, और सेब का होता है 10⁻1। ठीक है, 10⁻1 यानी 1/10 लिख दिए, कुछ नहीं मतलब घात है कि, और ऊपर जाएगा तो प्लस थी, ऊपर जाएगा तो 10⁻1 बन जाएगा। ठीक है, तो वही कहना इसका मतलब है। नेक्स्ट जो है कि जब इसकी बात चल रही थी कि परमाणु को, ठीक है, परमाणु का आकार क्या है, सबसे सूक्ष्मतम कण है, फिर परमाणु की त्रिज्या क्या क्या हम लोगों ने पढ़ी। अब परमाणु अगर इतना सूक्ष्म है, ठीक है, अगर परमाणु इतना छोटा है कि हम उसे देख भी नहीं सकते, तो आखिर उसकी ज़रूरत क्या, जब जिसे हम देख भी नहीं सकते तो आखिर क्या ज़रूरत पड़ी परमाणु के बारे में जानने की। ठीक है, क्योंकि ठीक है, जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है कि हम उसे नगण्य, मतलब बिल्कुल ही ना के बराबर, तो हम उसके बारे में क्यों सोचें? इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा पूरा विश्व ही परमाणु से बना हुआ है। चाहे हम उन्हें देख नहीं सके फिर भी वो विद्यमान है, यानी उपस्थित है, तथा हमारे प्रत्येक क्रियाकलापों, यानी कोई भी रासायनिक प्रक्रिया होगी उसमें आपके परमाणु की जो भूमिका है वो सबसे अधिक होगी। ठीक है, और अब हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से, तत्वों की सहायता से आवर्धित, मतलब एक क्लियर नहीं दे सकते, यानी स्पष्ट तो नहीं दे सकते, लेकिन हाँ तो एक ऊपर से चीज़ें देख सकते हैं कि हाँ परमाणु किस तरह से दिखाई दे सकते हैं। आवर्धित प्रतिबिंबों को दिखा सकते हैं जिनमें उपस्थित परमाणु स्पष्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक सिलिकॉन क्या है, तो एक अर्धधातु है। ठीक है, सिलिकॉन क्या है, तो एक अर्धधातु है, और यहाँ पर उसी को जूम जब किया गया, यानी स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप से देखा गया, तो वो कुछ इस तरह से दिखते थे, यानी एक प्लेट के अंदर ये मतलब बहुत ही सूक्ष्म, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि मतलब ये क्या ऐसे पेंट कर दिया है, लेकिन इसमें जो आप गैप देख रहे हैं, ठीक है, मतलब इसमें काफ़ी बहुत सारे परमाणु, ये कोई ऐसा नहीं कि बस खाली आपको जो गैप दिख रहा है यही मतलब यही परमाणु है गोल गोल, ऐसा कुछ नहीं, ये बहुत सारे परमाणु का एक समूह दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, और
अब दूसरी चीज़ जो यहाँ पर ये है कि चलो ठीक है, परमाणु के बारे में पढ़ लिया कि हाँ परमाणु सबसे सूक्ष्मतम कण है, ठीक है। तो अब कोई भी जो हम, क्योंकि अब देखिए ये वो समय था जब तत्व और यौगिक, जब तत्वों की परिभाषा दी जा चुकी है, यौगिक के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ ज़रूरत यह है कि हम अलग अलग जो तत्व हैं, अलग अलग जितने भी तत्व हैं, तो उनको दर्शाएं कैसे, ठीक है, उनको दर्शाएं कैसे। तो विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या हैं, मतलब कि अब इतने सारे तत्व मिलते जाएंगे, नए नए तत्व। उस समय क्या होता है कि बहुत सारे तत्व मिल रहे थे नए, कुछ ठोस थे, कुछ द्रव्य थे, कुछ गैस थे। तो अब बात यह है कि इनको अलग अलग कैसे बांटा जाए, यानी इनको क्या ऐसे, उनकी कुछ पहचान तो होनी चाहिए ना, ताकि हम उसे छाट के अलग कर सकें। वैसा तो है नहीं कि बहुत सारे तत्वों को एक साथ में रख दूँ। अब किसी ने बोला भाई कि मुझे कोई ऐसी रासायनिक प्रक्रिया करानी है जिसमें हाइड्रोजन उत्पन्न हो। अब मुझे पता है कि हाइड्रोजन उत्पन्न कराने के लिए मुझे एक धातु चाहिए और एक अम्ल चाहिए। अब इतने सारे तत्वों में मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ धातु है कि अधातु है। तो जब इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, तब ज़रूरत इस चीज़ की भी पड़ी कि तत्वों को, जितने भी तत्व खोजे जा चुके थे, उनका एक विशिष्ट नाम होना चाहिए, या फिर उनकी एक पहचान होनी चाहिए जिससे हम, या फिर उनके ऊपर कोई चिन्ह होना चाहिए जिससे हम पता कर सकें कि हाँ ये तत्व कि ये जो तत्व है इसके गुणधर्म ये है, अलग इस तत्व के गुणधर्म अलग, मतलब अलग अलग तत्वों को अलग अलग बांटने के लिए उनको एक प्रतीकात्मक स्वरूप देने की बात उठी। तो सबसे पहले जो डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। उन्होंने क्या किया कि जो भी तत्व थे उनके ऊपर कोई भी चिन्ह लगा, जैसे गोल चिन्ह, कोई बिंदी लगा दी, या कोई क्रॉस का निशान कर दिया, यानी कोई तिरछी रेखा दे दी, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए, उस समय जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो कि खोजे जा चुके थे, जैसे कि हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन को डाल्टन ने क्या किया, एक बिंदु के रूप में दे दिया। कार्बन को कुछ नहीं, बस ऐसे ही एक गोल आकार बना दिया, उसका अंदर पेंसिल से भूरा और उसको भर दिया पेंसिल से। ऑक्सीजन के लिए उन्होंने सिर्फ एक गोलाकार का रूप दे दिया। फॉस्फोरस के लिए उन्होंने मतलब आप देखिए कि अलग अलग तत्व जितने भी हैं उनको लिए कोई स्पेशल नहीं बताया, बस अपने हिसाब से कोई भी चिन्ह बनाते जा रहे हैं। तो इससे आगे दिक्कत ये हो जाएगी कि पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा तत्व धातु में आएगा, कि कौन सा तत्व अधातु में आएगा, किस तत्व के गुणधर्म क्या हैं और दूसरे तत्व के गुणधर्म क्या है। तो जब ये प्रॉब्लम जब उठने लगी, यानी ये सब जब दिक्कतें आई, तो उस समय क्या हुआ कि उसके जब प्रयोग शुरू हुए तो प्रयोग में जो उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया। इस प्रतीक, और ये जो प्रतीक थे उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था, अर्थात यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। मतलब यहाँ पर जो आपको ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है, जो जिसमें उन्होंने एक सर्कल बनाया गोल है, उसके अंदर एक बिंदी जैसे बना दिया, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि यही एक परमाणु है, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि ये जो आकृति जो उन्होंने बनाई, उन्होंने बोला कि ये सबसे छोटा परमाणु यही है, ठीक है, इससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता। और हाइड्रोजन को जब दर्शाने की बात आई तो उन्होंने क्या किया कि एक गोल बना दिया और उसके अंदर एक बिंदी रख दी, ठीक है, और बोला कि जहाँ भी ऐसी आकृति दिख जाए नहीं समझ आना कि वो हाइड्रोजन है। लेकिन ऐसे कितने सारे तत्वों को आप अलग अलग आकृति देते जाएंगे तो वो दिक्कत पड़ेगी आपको, उनके गुणधर्मों के रूप में जब बांटने की बात आएगी तब उस समय ये दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी कि अब उनको कैसे पहचाना जाए कि कौन से तत्वों का गुणधर्म कौन सा है, या मुझे आयरन के गुणधर्म नाइट्रोजन के गुणधर्म से कैसे अलग है, ठीक है। तो जब ऐसी दिक्कतें आई तो उस समय बर्जीलियस नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने तत्वों को क्या किया, उन्होंने एक ऐसा सुझाव दिया कि उन्होंने जो भी तत्व जो खोजे गए थे उनके नाम के पहले या फिर दूसरे, उनके नाम के या तो पहले अक्षर ले लेते थे वो, या तो उनके नाम के पहले और दूसरे अक्षर को लेकर उन्होंने उनका नाम, जैसे आज हम लोग पढ़ते हैं कि सोडियम को हम लोग Na लिख देते हैं, हाइड्रोजन को सिर्फ हम लोग H लिखते हैं, नाइट्रोजन के लिए N का उपयोग करते हैं, ठीक है। ब्रोमीन है तो हम लोग B लिखते हैं, फिर स्मॉल r लिखते हैं। तो बर्जीलियस ने क्या किया कि जितने भी तत्व थे उनके नाम के पहले अक्षर को लिया या फिर दूसरे अक्षर को लिया। इससे क्या हुआ, चीज़ें बहुत आसान हो गई, ठीक है। अब कैसे हुई कि प्रारंभ में जो तत्व थे तो जो नाम उनके रखे जाते थे वो कैसे रखते थे कि जो भी तत्वों के नाम की व्युत्पत्ति, मतलब कि जो भी नाम उनके रखे जा रहे थे वो या तो उनके स्थानों के नामों
से की गई जहाँ से वो सबसे पहले पाए गए, जैसे कि कॉपर जिसे हम लोग तांबा कहते हैं, वो कहाँ से पाया गया था, तो साइप्रस नामक एक जगह से, देश से। ठीक है, से व्युत्पन्न हुआ मतलब प्राप्त हुआ। कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से लिया गया, यानी कुछ ऐसे तत्व पाए गए, कुछ ऐसे तत्वों की खोज हुई जो जिनका जिनका एक विशिष्ट ही रंग था, तो रंग के हिसाब, उदाहरण के रूप में सोना जिसे हम लोग गोल्ड कहते हैं। तो अलग अलग तत्वों के नामकरण रखे गए, लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ से आता है कि किसी भी तत्व का नाम उसके जहाँ से वो प्राप्त किए गए हों, तो उसके पहले या दूसरे अक्षर से रखने की जो प्रथा है वो किसने शुरू की थी, तो वो थे आपके बर्जीलियस। बर्जीलियस ने ही तत्वों को उनके नाम के पहले एवं दूसरे अक्षरों के रूप में लिखने की जो प्रथा है वो बर्जीलियस ने ही शुरू की थी। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि उसी समय क्या हुआ कि आयुपेक यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री यानी आयुपेक ने एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई जो क्या करती थी कि तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों की स्वीकृति प्रदान करती थी। अधिकतर तत्व जितने भी हैं आज के समय में 118 तत्व हैं, तो तत्वों के जो प्रतीक हैं उन तत्वों के जो अंग्रेजी नाम के जो पहले या दूसरे अक्षर से बने होते हैं, किसी प्रतीक के पहले अक्षरों को सदैव हमेशा बड़े अक्षर को उन्होंने रखना। यानी आयुपेक ने क्या किया कि ऐसे नहीं कि मतलब जो भी मतलब कुछ भी ऐसे कुछ भी नाम रख दे कि भाई जिस जगह से मिले हैं उसके ऊपर नाम रख दिया। तो उन्होंने क्या किया कि हर तत्व का उन्होंने एक अलग नाम दिया और उन्होंने ये ध्यान रखा कि जिस तत्व का नामकरण हो रहा है अगर वो एक अक्षर का है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मुझे किसी तत्व का नाम रखना है और उसे संकेत के रूप में अगर मुझे दर्शाना है, ठीक है, तो उसका जो पहला अक्षर होगा वो बड़ा होगा और दूसरा अक्षर छोटा होगा। जैसे कि एन ए जब हम कभी लिखते हैं तो हम लोग एन ए ऐसा नहीं लिखते हैं, ठीक है, हम ये गलत है। एन ए हमेशा एन कैपिटल होता है और ए स्मॉल होता है। अब कई लोग बोलेंगे कि सर कोबाल्ट और एक ये कार्बन मोनोऑक्साइड, सर ये तो दोनों एक जैसे लिखते हैं, लेकिन आप ध्यान से देखिए कोबाल्ट जब हम लोग लिखते हैं तो सी कैपिटल होता है और ओ जो होता है वो मेरा कैसा होता है, स्मॉल होता है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड में दोनों ही क्या हो रहे हैं, कैपिटल है ना, दोनों बड़े हैं। जबकि कोबाल्ट में क्या होता है, सी बड़ा होता है और ओ छोटा होता है। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड जब हम लोग लिखते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या हम लिखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड में सी भी बड़ा होता है और ओ भी, सी भी बड़ा होता है ओ भी बड़ा होता है, जबकि कोबाल्ट में सी बड़ा होता है और ओ छोटा होता है। तो ये फ़र्क है। तो आयुपेक क्या करती थी कि किसी भी तत्व के नाम की जो पहला अक्षर है वो बड़ा रखती थी और दूसरा अक्षर क्या करती थी, छोटा रखती थी। ठीक है, सो नेक्स्ट है कि जैसे कि यहाँ देखिए हाइड्रोजन के लिए उन्होंने क्या किया कि भाई हाइड्रोजन को सिर्फ हम लोग एच से दर्शाएंगे। एल्यूमिनियम में देखिए पहला अक्षर ए है यानी ए कैपिटल है और एल स्मॉल है, ना कि हम उसे ए एल नहीं लिख सकते, ये गलत हो गया, ये राइट है। ठीक है, ये क्या है, राइट है। दूसरा कोबाल्ट जो मैंने अभी बताया कि कोबाल्ट में सी कैपिटल है तो ओ स्मॉल होगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, इसे आप कोबाल्ट मत बोले, क्योंकि कभी भी अगर आपको दिक्कत हो ना कि चीज़ों को कि इसका नाम क्या हो सकता है तो आप दोनों देखिए कि क्या दोनों के दोनों नाम कैपिटल, अगर दोनों नाम कैपिटल है तो समझ जाइएगा कि दोनों ही तत्व अलग अलग हैं। अगर किसी भी कहीं भी कुछ भी नाम लिखा है, अगर उस एक अक्षर के बाद यानी जो पहला अक्षर है उसके बाद अगर कोई भी छोटा अक्षर दिख रहा है, समझ जाइएगा कि ये दोनों एक ही हैं। जैसे कि यहाँ पे CO क्या है, कोबाल्ट है, जबकि यहाँ पर C क्या है, एक अलग तत्व यानी कार्बन है, O क्या है, ऑक्सीजन है, और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरह से भी चीज़ों को आप समझ सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। ठीक है, इसके आगे चलते हैं कि कुछ तत्वों जब जैसे कि यहाँ पे और थोड़ा बताया गया इसके बारे में कि कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नाम के पहले अक्षर तथा बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके यानी मिलाकर बनते हैं। जैसे कि क्लोरीन में C कैपिटल है, L स्मॉल है, Z जो है वो कैपिटल है, M स्मॉल है, जिंक जिसे जस्ता भी हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट जो है कि अब जो आपको याद जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा कि कुछ अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं में अनेक नामों से बनाया गया। उदाहरण के रूप में जैसे लोहा है, ठीक है, लोहा है तो लोहा क्या है, लोहा को जिसे हम लोग आयरन कहते हैं, लोहा को हम लोग Fe से दर्शाते हैं, जिसका लैटिन नाम क्या है तो फेरम। ये याद रखिएगा कि ये एग्जाम में कई बार पूछ चुके हैं कि लोहा का लैटिन नाम क्या है, तो आपको याद रखना है फेरम। क्या है, फेरम। उसी प्रकार से सोडियम का प्रतीक क्या है, Na। ठीक है, पोटेशियम को किससे दर्शाते हैं, K। ठीक है, और सोडियम का लैटिन नाम क्या है, नेट्रियम, और पोटेशियम का जो लैटिन नाम है वो क्या है, कैलियम। क्या है,
सोडियम का है नेट्रियम और पोटेशियम का है कैलियम। ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही आए, ये कई बार एग्जाम में पूछ भी चुका है कि सोडियम का लैटिन नाम क्या है, तो नेट्रियम। पोटेशियम का लैटिन नाम क्या है, तो कैलियम। आयरन का यानी लोहे का लैटिन नाम क्या है, तो आपका फेरम। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बिल्कुल भूले हुए। ठीक है, और इसी प्रकार प्रत्येक तत्वों का एक नाम और एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। कोई भी तत्व होते हैं उनका क्या होगा, एक विशिष्ट नाम होगा और उनका एक रासायनिक प्रतीक होगा। जैसे सोडियम के लिए यानी मैग्नीशियम के लिए Mg। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, उसके बारे में, और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत और जो बाद में जो सिद्धांत कई वैज्ञानिकों ने दिए उनके बीच में क्या समानता है। ठीक है, उसमें हम लोग यही पढ़ेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आप लोग एक चीज़ ये याद रखिए कि आप लोग ऐसा मत समझिए कि क्या नाम है लेक्चर्स बड़े हो रहे हैं, हम लोग 20 मिनट के लेक्चर में सिर्फ एक ही टॉपिक या 2 टॉपिक खत्म हो रहा है। देखिए, या तो ऐसा हो कि मैं चीज़ों को स्पीड में ले जाऊँ, बिना समझाए वो ऊपर ले जाऊँ। ठीक है, अगर चीज़ें समय लग रही है तो इसका मतलब क्या है कि मैं चीज़ों को डिटेल में ले जा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बस कुछ भी पढ़ाया जा रहा हूँ। ठीक है, एक में अगर एक एक अक्षर पढ़ा रहा हूँ तो उसके पीछे मेरा यही रीज़न है कि आपको चीज़ें अच्छे समझ में आए। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस ऐसे कुछ भी ऐसे वीडियो बना के बस अपलोड कर दूँ, आप लोग देखें, तो वो तो आप किताब से भी देख के पढ़ सकते हो, फिर मेरा मतलब क्या है यहाँ पर बताने का। ठीक है, सो आप लोग प्लीज़, आप लोग धैर्य रखिए। ठीक है, पेशेंस रखिए चीज़ों को समझने। कोई भी चीज़ एक ही बार में नहीं आती है, हो सकता है किसी को जल्दी आए, किसी को लेट में आए, लेकिन आप चीज़ों को 1 से 2 बार रिवाइज करेंगे तो आपको चीज़ें जरूर समझ में आएंगी। ठीक है, सो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट